एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना होने लगी थी। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती और जो भी औरत उसे सोती हुई मिलती, वह चुड़ैल उसकी चोटी काट कर वहां से चली जाती। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन, अरे भगवान, अपने बालों को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ती ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे लंबे बालों पे चली गई तो वो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। अजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरी चोटी को हाथ भी लगा सके। अच्छा, ये बात है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर चोटी कट गई तो फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना बोलकर भीमा वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही औरत की चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी कहाँ गई? अरे मर गई रे, इसने तो मेरी चोटी काट ली। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी को लेकर वहां से उड़ जाती है। तभी वह औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम अचानक इतनी रात को यहाँ क्यों भाग कर आ गई? देखिए ना, इस चुड़ैल ने मेरी चोटी ही काट दी और ना जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना? उसने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना? फिर वे दोनों उदास मन से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर मीना की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर भीमा को अपनी पत्नी की फिक्र होती है, तो वह अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही होती है। अरे सुमन, तुम्हें पता चला? कल रात को मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अजी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। सुमन, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन लंबे ही होते जा रहे हैं। पहले तो ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? अजी, मैं अब अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखा करो। मैं अपने दोस्त मोहन से मिलकर आता हूँ। अरे भाई मोहन, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं भीमा भाई, जब से मीना की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ, सुषमा भाभी तो ठीक है ना? अब तुम्हें भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार न बना ले। तुम सही कहते हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर इतना बोलकर भीमा वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर भीमा सो रहा होता है। अचानक उसे चीख सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखने लगता है। सुमन कमरे में नहीं होती। वह बहुत डर जाता है। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, कहाँ हो तुम? अरे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये चुड़ैल तो मेरी चोटी काट कर ले गई। हाय, मैं तो लुट गई। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत पर हमला कर दिया है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। फिर वह भागकर बाहर जाता है और देखता है कि बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वह उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई? ये चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, अभी अभी चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई। हे भगवान, सुमन तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। फिर वह वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है।
जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सुमन अपने बालों को सहला रही होती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। सुमन, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अभी चुड़ैल ने फिर से किसी की चोटी काट ली। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? सुमन उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाती रहती है। सुमन के बाल अब और भी लंबे हो चुके होते हैं। ये क्या सुमन, तुम्हारे बाल तो एक दिन में ही इतने लंबे हो गए, ये कैसे हो सकता है? भीमा सुमन के बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन सुमन के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब जब चुड़ैल किसी की चोटी काटती है तब तब भीमा की पत्नी के बालों की लंबाई बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है भीमा की पत्नी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। भीमा उन सारे गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। फिर वह अपने दोस्त मोहन के पास मदद मांगने जाता है। मोहन भाई, मुझे लगता है सुमन ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? भाई, जब जब किसी की चोटी कटती है तब तब सुमन की बालों की लंबाई बढ़ जाती है। और कल जब चुड़ैल का हमला हुआ तब सुमन अपने बिस्तर पर भी नहीं थी, फिर अचानक पता नहीं कहां से आ गई। अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना, फिर जैसे ही भाभी घर से निकले तुम उसका पीछा करना, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोहन भाई, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहीं छुप जाना, फिर हम इसे रंगे हाथों पकड़े। फिर वे दोनों भीमा के घर आ जाते हैं और मोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात होने पर भीमा सोने का नाटक करता है। तभी सुमन उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। भीमा भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर निकल गई है। सुमन थोड़ी दूर जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। भीमा और मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भीमा भाई, तुम्हारा शक सही निकला, तुम्हारी बीवी तो चुड़ैल निकली। मोहन भाई, अब क्या करें? ये जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो आज ये फिर से किसी की चोटी काट लेगी। लेकिन भीमा भाई, भाभी सबकी चोटियां क्यों काट रही है? मुझे क्या पता भाई, जब तू अपनी भाभी से मिलेगा तो पूछ लियो। चलो इसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर उसका पीछा करने पर चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह इधर उधर अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर एक घर पर पड़ती है और वह उस घर में घुस जाती है। वहां उसे एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। भीमा भाई, भाभी तो एक घर में घुस गई, अब क्या करें? अरे बेवकूफ, ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? इस वक्त वो तेरी भाभी नहीं है, वो एक चुड़ैल है। चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं, आज इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भीमा और मोहन वहां पहुंच जाते हैं। रुक जाओ भाभी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ए चुड़ैल, वहीं के वहीं रुक जा, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। देखो सुमन, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें अभी के अभी ये सब रोकना होगा। ए मूर्ख इंसान, मैं कोई तेरी सुमन नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। बस मुझे थोड़े और बालों की जरूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर हर तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। भीमा भाई, तुम इसे बातों में उलझाओ, मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काट दूंगा। फिर भीमा चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता है। तभी मोहन चुपके से चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है और उसकी चोटी काट देता है। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे कराए पर पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सुमन चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। अरे भाभी, आप वापस आ गई? मोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। भीमा भी अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक बड़ा ही अच्छा मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था, पर गांव में उसकी मूर्ति के कोई खास अच्छे दाम नहीं मिलते थे।
एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपनी मूर्तियाँ बाजार में बेचने लगता है, पर कोई भी उससे मूर्ति नहीं खरीदता। एक दिन वो बड़ा ही निराश हो जाता है और वापस गांव जाने का फैसला कर लेता है। पर तभी उसके पास एक लड़की आती है। अरे, ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, कितने की है? अरे मैडम, आप जो मर्जी दे दो, इतने दिनों से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। ओह, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अच्छा, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। मेरी शोपीस की बहुत ही बड़ी दुकान है और मैं उसमें मूर्तियाँ भी बेचती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ। दुकान के नीचे गोदाम है, तो तुम वही मूर्तियाँ बनाना और मैं उन्हें अपनी दुकान में बेच दूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैडम जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस फिर सीमा माधव को काम पर रख लेती है और माधव उसी दुकान के नीचे बने गोदाम में मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। सीमा काफी अच्छे दामों में माधव की बनाई मूर्तियां अपनी दुकान पर बेचने लगती है। उसकी बनाई मूर्तियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन सीमा की दुकान पर एक सेठ आदमी आता है। ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है और मैंने काफी सुना है आपकी दुकान की मूर्तियों के बारे में। जी शुक्रिया, बताओ मैं आपके लिए कौन सी मूर्ति पैक कर दूं? मुझे एक बहुत ही सुंदर और सबसे अलग मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति जो पूरे शहर में किसी के पास ना हो। मैं उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, पर बस तुम मुझे ऐसी मूर्ति बनवा कर दे दो। जी बिल्कुल। माधव पीछे खड़ा सेठ और सीमा की बातें सुन रहा होता है। उसे उनकी बात सुनकर मन में लालच आ जाता है। मेरी बनाई मूर्तियाँ मैडम इतने अच्छे दामों में बेच रही हैं, सारी मेहनत मेरी और कमाई ये, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर मैं करूं भी तो क्या? शाम को जब सीमा दुकान बंद करके जाने लगती है, तब माधव वहाँ आकर सीमा से बात करता है। हाँ माधव, बोलो क्या बात है? मैं अब अपनी मूर्तियाँ इतने कम दाम में नहीं बनाऊंगा। कम दाम? मैं तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देती हूँ माधव। नहीं, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, मुझे आधा मुनाफा चाहिए बस। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही साफ साफ बात की थी। मैंने तुम्हें रहने की जगह दी, काम दिया, और तुम आज ऐसे कर रहे हो। आखिर इस दुकान का किराया, गोदाम का किराया, बिजली का खर्च, सबकी सैलरी और जाने कितने खर्चे निकालने होते हैं मुझे। सीमा अपनी बात बोलकर घर चली जाती है, पर माधव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगले दिन वो सीमा को कुछ काम के बहाने गोदाम में बुलाता है। हाँ बोलो माधव, क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है और वो तभी होगा जब मैं तुम्हें मार कर इस दुकान पर अपना कब्जा कर लूंगा। सीमा बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है कि तभी माधव पीछे से उसके सर पर हथौड़ा दे मारता है। सीमा उसी वक्त जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से खून बहने की वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। माधव को समझ नहीं आता कि वो सीमा की लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। वो वहाँ पड़ी मिट्टी को सीमा के ऊपर अच्छे से लगाकर एक मूर्ति तैयार कर देता है। वो मूर्ति बेहद ही खूबसूरत बनती है। अरे वाह, क्या मूर्ति बनी है! ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं बनाई। अब इस मूर्ति को मैं यहीं रखता हूँ, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो सीमा मैडम कहाँ गईं। और अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बोल दूंगा कि वो कोई काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गई हैं और दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गई हैं। अगले दिन से माधव सीमा की जगह दुकान संभालने लगता है। पर फिर एक दिन जब वो मूर्ति बना रहा था तो अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? माधव को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो अपनी जेब से माचिस निकालता है और एक तिल्ली जलाता है। जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है तो उसे मूर्ति की जगह एक चुड़ैल दिखाई देती है। माधव जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ से जलती हुई माचिस की तीली छूटकर नीचे गिर जाती है। माधव बहुत डर जाता है और तभी लाइट वापस आ जाती है। अभी तो इस मूर्ति की जगह एक चुड़ैल थी और ये तो वही मूर्ति है जिसमें मैंने सीमा मैडम को बंद किया हुआ है। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं बन गई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मेरा वहम है। माधव घर जाकर सो जाता है। उसके जाने के बाद वो मूर्ति हिलने लगती है और फिर से एक चुड़ैल में बदल जाती है। इससे क्या लगा, ये इसका वहम है। अब मैं आ गई हूँ अपनी मौत का। चुड़ैल वहाँ रखी सारी मूर्तियों को एक एक करके तोड़ देती है। बहुत घमंड हो गया है ना इसे अपनी मूर्तियों पर। अब देखती हूँ कैसे ये अपनी मूर्तियों को मेरी दुकान में बेचेगा।
चुड़ैल सारी मूर्तियां तोड़कर वहां से चली जाती है। सुबह जब माधव आता है तो सारे गोदाम में टूटी हुई मूर्तियां देखकर दंग रह जाता है। सभी मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, पर बस एक ही मूर्ति बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, और वो वही भूतिया मूर्ति थी जिसमें सीमा का शरीर दफन था। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये किसका काम है? जरूर रात को यहाँ कोई चोर आया होगा। माधव ऊपर दुकान में जाकर बैठ जाता है। अरे भाई, मैंने 4 दिन पहले एक मूर्ति का ऑर्डर दिया था, तैयार है क्या? वो तो कल रात ही टूट गई, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ भाई, कुछ तो बोलो। जी, वो अभी उसमें कुछ काम बाकी है, आप उसे 2 दिन बाद ले जाना। अरे मुझे वो मूर्ति आज ही चाहिए थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे वो किसी को तोहफे में देनी है। अब वो तैयार नहीं है तो रहने ही दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे पर आप रुकिए तो। ग्राहक उसकी बात सुने बिना ही चला जाता है। पूरे दिन ऐसे ना जाने कितने ग्राहक गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। अब माधव के साथ रोज रोज अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी उसे गोदाम से हंसने की आवाज आती, तो कभी उसे वहाँ कोई लड़की भागती हुई दिखती, और रोज उसकी बनाई मूर्तियां टूटी हुई मिलती। माधव को पूरा यकीन हो जाता है कि उस मूर्ति में ही कुछ है जिसमें उसने सीमा को बंद किया है। फिर शाम को वहाँ वही सेठ आता है जो 1 महीने पहले अपनी मूर्ति का ऑर्डर देकर गया होता है। अरे वो लड़की कहाँ गई? जी, वो तो किसी काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गई हुई हैं। मैंने तो उसे एक मूर्ति का ऑर्डर दिया था। मैंने उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी कहा था, पर वो तो चली गई। क्यों ना मैं इसे वही मूर्ति दे दूं? इससे मेरा उस मूर्ति से पीछा भी छूट जाएगा और मुझे उसके अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। माधव उस भूतिया मूर्ति को गोदाम से लेकर आता है और सेठ को दिखाता है। सेठ उसे देखता ही रह जाता है। सेठ उस मूर्ति के अच्छे पैसे माधव को देता है और उसे लेकर घर चला जाता है। सेठ उस मूर्ति को अपने घर के बीचों बीच सजा कर रख देता है। रोज रात को वो मूर्ति चुड़ैल में बदल जाती और माधव के गोदाम में जाकर रोज बाकी की मूर्तियों को तोड़ देती। माधव बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसकी मूर्ति पूरी होने से पहले ही टूट जाती और ऐसे उसका काम धीरे धीरे कम होने लगता है। एक दिन उस मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। जैसे सेठानी वहाँ से गुजरती है तो उसकी नजर उन आंसुओं पर पड़ती है। अरे ये क्या लग गया इस पर? ऐसा लग रहा है जैसे इस मूर्ति के खून के आंसू निकल रहे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर बच्चों की शरारत है। सेठानी उस मूर्ति के आंसू पोंछकर वहाँ से चल देती है। अगले दिन जब वो फिर उस मूर्ति को देखती है तो फिर से उसकी आंखों में खून के आंसू होते हैं। वो फिर साफ कर देती है, पर ऐसा रोज रोज होने लगता है। फिर रात को जब सेठ जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति गायब है। वो पूरे घर में शोर मचा देते हैं। सब लोग उस मूर्ति को ढूंढते हैं पर मूर्ति कहीं नहीं मिलती। पर जब सुबह सब उठते हैं तो मूर्ति अपनी जगह पर ही होती है। ऐसा भर रात होने लगता है। मुझे तो इस मूर्ति में कुछ गड़बड़ लग रही है। इस मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकलते हैं और ये रात में गायब होकर सुबह वापस आ जाती है। हमें इस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए, बस यही तरीका है इससे छुटकारा पाने का। सेठ एक हथौड़ा लाता है और उस मूर्ति पर दे मारता है। उस मूर्ति से खून बहने लगता है और फिर उसके अंदर से एक कंकाल बाहर निकलता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो किसी का कंकाल है। तभी उस टूटी मूर्ति से धुआं उठता है और वहाँ चुड़ैल आ खड़ी होती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। मैं सीमा हूँ, वही सीमा जिसकी दुकान से तुमने ये मूर्ति खरीदी और ये मेरा ही कंकाल है। पर सीमा तो कहीं बाहर गई हुई है, ऐसा उस माधव ने मुझे बताया। झूठ बोल रहा है वो। उसने मुझे मारकर एक मूर्ति में बदल दिया ताकि वो मेरी दुकान पर कब्जा कर सके। आज तुमने इस मूर्ति को तोड़कर मुझे मुक्ति दे दी, पर मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस माधव से बदला नहीं लूंगी। हे भगवान, उस माधव ने एक लड़की के साथ इतना बुरा किया। मैं उसे उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। नहीं, उसे तो मैं मारकर खुद सजा दूंगी। उसकी सजा तो मौत से भी बदतर होनी चाहिए। उसे तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगले दिन सेठ पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस छानबीन करती है तो माधव का सारा सच सामने आ जाता है। उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है और सीमा को इंसाफ और मुक्ति।